इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समय की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे दिल्ली के मजदूरों को केजरीवाल की सरकार ने दी बड़ी राहत। जी हां, निर्माण कार्य पंजीकृत मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कुल 2,10,684 निर्माण मजदूरों को ये राशि केजरीवाल प्रदान करेंगे। जी आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने पिछले दिनों निर्माण मजदूरों के लिए 52 करोड़ रुपए जारी किए थे। जी हां, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार के अधिकारियों के अनुसार केजरीवाल की ओर से अब तक 1,05,750 मजदूरों के बैंक खातों में 52 करोड़ रुपए की सहायता राशि केजरीवाल ने दी है। जी हां, बाकी सभी मजदूरों को आने वाले दिनों में ये सहायता राशि केजरीवाल भेज देंगे। जी आपको बता दें कि इसके अलावा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों के स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू किए जा चुके हैं। जिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में करीब 7,000 खाने के पैकेट मजदूरों को बांटे गए हैं। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और वसूली सिंडिकेट को बंगाल में संरक्षण देने का आरोप लगाया। जी हां, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब सीधा हमला करने से परहेज कर दिया है। जी हां, अब तक अपनी हर चुनावी रैली में ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री मोदी जी के निशाने पर रही हैं और वह उन पर दीदी ओ दीदी कहकर व्यंग्य करते हुए नजर आते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, घुसपैठ, तस्करी और बंगाल में हिंसा और अवैध कारोबार को लेकर, विकास को लेकर घोर दुश्मन करार देते हुए ये दावा भी किया कि आज के बंगाल में शांति और सुरक्षा और विकास की एक ललक लोगों में दिखाई दे रही है, जिसके लिए बंगाल के लोग बीजेपी को प्रचंड रूप से वोट दे रहे हैं और इसीलिए भेदभाव से मुक्त व्यवस्था के लिए बंगाल में बीजेपी को मतदान कर रहे हैं। मोदी जी ने यह दावा किया है कि 2 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार प्रचंड रूप से बनने वाली है और कोलकाता को हम बीजेपी वाले ही सिटी ऑफ फ्यूचर के रूप में विकसित कर देंगे। जी निर्वाचन आयोग ने बंगाल में शेष बचे हुए 2 चरणों के चुनाव के मद्देनजर बंगाल में रोड शो, मोटरसाइकिल रैली और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी चुनाव आयोग ने बंगाल में रैलियों में भी लोगों की सीमा सिर्फ 500 तक निर्धारित कर दी थी। जी पहले की रैलियों की तरह मोदी ने ममता बनर्जी पर कोई सीधा हमला नहीं बोला और अपने भाषण का अधिकांश हिस्सा विकास पर केंद्रित रखा और ममता सरकार पर बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार सहित कई आरोप मढ़ दिए। जी मोदी जी ने यह बोला कि बंगाल में बांग्लादेशी, रोहिंग्यों के घुसपैठ, तस्करी और अवैध कारोबार, हिंसा, तोलाबाजी, सिंडिकेट ये बंगाल में विकास के घोर दुश्मन है। दुश्मन, बमबाजी, सब कुछ। भारत में निवेश करने के लिए दुनिया संभावनाएं तलाश कर रही है और लगातार रिकॉर्ड निवेश भारत में कई सारे विदेशी लोग कर रहे हैं। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी लगना चाहिए। यहाँ पर हर प्रकार के रोजगार को बल मिले, इसके लिए बीजेपी सरकार भरपूर प्रयास करेगी। बीजेपी की प्रचंड जीत होने के बाद 2 मई को जी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने आगे यह बोला कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही 2 मई को पूरे बंगाल में फास्ट ट्रैक अदालतें हम बीजेपी वाले स्थापित कर देंगे ताकि महिलाओं को बंगाल में जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अपने भाषण की शुरुआत में ही मोदी जी ने बंगाल का दौरा रद्द करने के लिए बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और ये बोला कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभा की तैयारी तो की थी, लेकिन परिस्थिति वश मेरा बंगाल आना संभव नहीं हो सका और मैंने रैली कैंसिल कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपनी वर्चुअल रैली यानी कि ऑनलाइन रैली में यह बोला कि पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए ललायत है जहां सरकार का हर विभाग अपना काम करे और अपना दायित्व निभाए, वो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने आगे यह बोला कि शांति और सुरक्षा और विकास की ललक बंगाल के लोगों में मुझे देखने को मिल रही है। मोदी जी ने आगे यह बोला कि टीके के दौरान भी और टीके के बाद भी हमें मास्क से अपने मुंह को ढककर रखना है, साथ ही दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखना है और हमें अब डबल मास्किंग जरूर करनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स का भी मानना है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, ये लहर नहीं बल्कि कोरोना की सुनामी है। सुनामी भारत में। जी हां, ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित करने वालों को हम लटका देंगे, कोर्ट का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोला कि जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करेगा
हम उस व्यक्ति को फांसी पर लटका देंगे सीधे के सीधे। जी आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्लवी के बेंच ने गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये खतरनाक टिप्पणी कर दी है कि हम लोगों को लटका देंगे। जी हां, दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ये आपराधिक स्थिति है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेगा तो उसे किसी कीमत पर हम लोग हाई कोर्ट वाले नहीं छोड़ेंगे और फांसी पर लटका देंगे ऐसे व्यक्ति को। ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से अदालत असंतुष्ट है। इस मामले में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो सरकार का। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को भी और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा बोलना था दिल्ली हाई कोर्ट का। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की केजरीवाल से भी ये बोल दिया है कि वो बताए कि आखिर कौन दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रहा है। पीठ ने यह भी बोला कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। जी हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र की मोदी सरकार को भी बताए ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जी आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी ये पूछ डाला कि यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को समय रहते ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए केजरीवाल सरकार अपना ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाती है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार से यह जवाब मांगा गया है कि वो साफ करे कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। अदालत ने यह भी बोला कि हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं, रोजाना एक ही तरह की बात सुनाई दे रही है। अखबारों में और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात भारत में गंभीर हैं, इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार अब हमें ये बताए कि केजरीवाल की दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मोदी सरकार देगी और कैसे आएगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से ये भी बोला है कि आपने पिछली सुनवाई यानी कि 21 अप्रैल के दौरान भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। अब हमें ये बताए मोदी सरकार कि ये कब आएगी। और वहीं दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है दिल्ली में, और शुक्रवार को उसे करीब मात्र 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ये तक बता दिया कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से, जी हाँ पीएम केयर फंड से दिसंबर 2020 में ही दिल्ली की केजरीवाल की सरकार को ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनाने के लिए राशि मुहैया करवा दी थी करोड़ों की। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ये राशि दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए मोदी सरकार ने केजरीवाल को दी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अब तक मात्र सिर्फ एक ऐसा ऑक्सीजन प्लांट ही दिल्ली में स्थापित किया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर केजरीवाल की सरकार को ऑक्सीजन के लिए फटकार लगाई है और ये बोला है कि केजरीवाल सरकार के कुप्रशासन के कारण आज राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा 8 ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए गए केजरीवाल को पैसे का क्या हुआ हमें नहीं पता। सिर्फ एक ही प्लांट केजरीवाल ने क्यों लगाया, बाकी के 7 प्लांट ऑक्सीजन के दिल्ली में कहां पर हैं। दिल्ली की हाईकोर्ट ने यह बोला कि आखिर पैसा मोदी सरकार द्वारा केजरीवाल को जो भेजा गया प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन का, वो केजरीवाल ने कहां पर डाला। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब 31 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत के लिए अमेरिकी सिंगर ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो कि मुस्लिम समर्थक हैं उनके लिए अपील की है और ट्वीट में जानिए क्या बोला। जी हां, कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के लिए दुनिया के कई देशों की ओर से मदद के लिए हाथ बढ़ाए जा रही हैं। आपको बता दें कि इस क्रम में भारत को लेकर अमेरिका का बाइडेन प्रशासन बुरी तरीके से घिर चुका है। दरअसल अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत की मदद करने की गुहार लगाई है कि भारत को वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका को कच्चा माल देना ही पड़ेगा। उन्होंने यह बोला कि अमेरिका के राष्ट्रपति आगे आकर मानवीय आपदा से जूझ रहे भारत की सहायता करे, जो पूरी दुनिया में सबकी सहायता करता है। आपको बता दें कि अमेरिका की सिंगर मैरी मिलबेन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को टैग करके ये लिखा कि वैक्सीन की सुविधा अमेरिका की जनता को देने के लिए तो शुक्रिया आपका, लेकिन अब हमें भारत की सहायता करनी चाहिए जो पूरी दुनिया की सहायता करता है। हम अपने सबसे मजबूत लोकतांत्रिक सहयोगी व मित्र भारत की मदद क्यों नहीं कर रहे। हम में से अधिकांश लोग जिन्हें भारत से अमेरिका में रहकर लगाव है वह यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले साल जब आपदा आई थी तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को वेंटिलेटर की खेप भेजी थी। मैं इसके लिए आग्रह कर रही हूँ आपसे कि जल्दी से जल्दी भारत की मदद करें और उन्हें वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल जरूर दें।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार के प्रति राहुल गांधी ने संवेदना प्रकट की है। राहुल गांधी ने यह बोला कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई कोरोना मरीजों की मौत की खबर दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के प्रति हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन के गंभीर संकट के बीच दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की रात भर में मौत हो गई है। अस्पताल में करीब 200 कोरोना मरीज भर्ती हैं। 80% मरीज ऑक्सीजन पर हैं। करीब 35 मरीज आईसीयू में हैं। हॉस्पिटल में लगभग 30 मिनट की ऑक्सीजन फिलहाल बाकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत भारत के 12 राज्यों में कोरोना के नए संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से सिर्फ और सिर्फ 74% केस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से ही आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के नए मामले भारत में नए से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,46,786 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक दिन में 2,624 संक्रमित कोरोना लोगों की मौत के साथ महामारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,90,000 भारत में हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर बैन के लिए सरकार ला रही है कानून। जी हां, आरबीआई ला रहा है अपनी डिजिटल करेंसी ताकि बिटकॉइन को खत्म किया जा सके भारत में। जी हां, जानिए वर्तमान निवेशकों का क्या होगा। जी हां, एक तरफ सरकार कानून की मदद से प्राइवेट डिजिटल करेंसी बिटकॉइन वगैरह पर भारत में रोक लगाने की बातें कर रही है। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की वैश्विक स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए भारत के रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी की भी वकालत वह कर रही है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को लेकर भारत में लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है, जिसके कारण निवेशकों में संशय है, भ्रम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10,000 करोड़ रुपए डिजिटल करेंसी में निवेश किया गया है, यानी कि बिटकॉइन वगैरह में। आपको बता दें कि पिछले दिनों खुद गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह बोला था कि हमारी टीम इसकी लॉन्चिंग को लेकर काम कर रही है कि हम भी बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल करेंसी भारत में लेकर आए। दूसरी तरफ सरकार क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 की मदद से देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह पर रोक लगाने के काम में जुट चुकी है। आपको बता दें कि इसी बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी को भी कानूनी मान्यता मिल जाएगी, जो कि बिटकॉइन को खत्म करके भारत में बनाई जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, कोरोना वायरस के नए लक्षण बेहद खतरनाक, ना खांसी ना बुखार, फिर भी हो रही है लोगों की मौतें। जी हां, कोरोना वायरस महामारी ने देश को फिर से परेशानी में डाल रखा है, लेकिन इस बार की समस्या पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा बढ़ चुकी है। जी आपको बता दें कि इस बार ये कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और सीधे आपकी फेफड़ों तक पहुंच रहा है, और जब तक लोगों को इसके बारे में पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। भाई इस बार के लक्षण पहले के मुकाबले काफी अलग हैं, जो लोगों की जान तक ले रही हैं। अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सही समय पर अपना इलाज करवाने की जरूरत है। तो चलिए नए लक्षणों के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस खतरनाक तीसरी लहर के लक्षण जो सामने आए हैं उसमें आंखों का लाल होना भी तय है। जी हाँ, लाल होती हैं आंखें, साथ ही आंखों में सूजन भी दिखाई देती है। ऐसे में अगर आपको अपनी आंखों में किसी तरह का बदलाव, जलन और लालीपन दिखाई दे तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की जरूरत है। कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर में जो लक्षण सामने आए हैं उसमें शरीर में कमजोरी आना भी है। इसमें जहां शरीर में कमजोरी बनी रहेगी तो वहीं कई बार आंखों के सामने अंधेरा छाना, चक्कर आना शामिल है। इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। जब हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर बैठकर कोई काम करते हैं तो हमारा बदन दर्द होता है, लेकिन कोरोना वायरस का नया लक्षण भी बदन दर्द होना है। जी अगर आपको दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा और साथ ही बदन दर्द के साथ ही जोड़ों में भी दर्द है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। अमूमन हमारा सिर दर्द होता रहता है, लेकिन मौजूदा समय में आपको अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप इसे नॉर्मल सिर दर्द समझकर इसे नजरअंदाज ना करें। अगर ये दर्द दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा और लंबे समय तक आपको दर्द बना हुआ है सर में, तो ऐसे में आपको सतर्क होने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। जब हम खाना खा लेते हैं
तो पेट में दर्द होने लगता है और फिर हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार कोरोना के नए वेरिएंट का एक लक्षण ये भी है, अगर आपका पेट दर्द हो रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत के साथ साथ बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने अब केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा सीधा निशाना साध दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि बंगाल का ऑक्सीजन यूपी को मोदी सरकार दे रही है। चुनाव के समय बंगाल को वोट चाहिए लेकिन ऑक्सीजन बीजेपी शासित राज्यों को दिया जा रहा है। जी हां, बंगाल को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ममता बनर्जी ने ये बोला। हम भिखारी नहीं हैं। दुर्गापुर में संवाददाता सम्मेलन में ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को यानी कि मोदी सरकार को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की कमी और कोरोना परिस्थिति को लेकर देश में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। हालांकि उस बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने यह बोला कि यदि उन्हें बुलाया जाता तो वह बैठक में अवश्य जाती। ममता बनर्जी ने आगे ये बोला कि पहले सेल केवल बंगाल को ऑक्सीजन देता था लेकिन बंगाल का ऑक्सीजन यूपी को दिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के शहर को दिया जा रहा है, बीजेपी शासित राज्य को दिया जा रहा है ताकि बंगाल में अभाव हो जाए ऑक्सीजन का। जी हां, बंगाल से ऑक्सीजन क्यों लेकर चले जाएंगे आप? मेरा ऑक्सीजन दूसरे राज्य को देना बिल्कुल भी नहीं चलेगा मोदी सरकार। उन्होंने यह बोला कि केंद्र की मोदी सरकार की लापरवाही के कारण पूरे देश में कोरोना महामारी की यह खतरनाक स्थिति बन चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, 22 अप्रैल को कई बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि योग गुरु बाबा रामदेव जी द्वारा संचालित पतंजलि संस्थान में 83 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद वामपंथी और लिबरल गैंग ने बाबा रामदेव और उनके प्रसिद्ध उत्पाद कोरोनिल को निशाने पर लेना प्रारंभ कर दिया। बाबा रामदेव जी ने यह बोला कि यह बिल्कुल झूठी रिपोर्ट थी कि बाबा रामदेव जी द्वारा संचालित पतंजलि संस्थान में 83 स्टाफ सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और संक्रमितों में से 46 पतंजलि योगपीठ, 9 आचार्य कुलम और 28 योगग्राम में कार्य करते हैं। ये भी बताया गया था कि कोरोना संक्रमितों को हरिद्वार के पतंजलि परिसर में ही आइसोलेट किया गया है और बाबा रामदेव जी का भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि बाबा रामदेव जी ने खुद अब सामने निकलकर पतंजलि में 83 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबरों को ही गलत बता दिया है। जी हां, मीडिया में पतंजलि के 83 लोगों के संक्रमित होने की खबरों को निराधार बताते हुए बाबा रामदेव ने ट्विटर के माध्यम से यह बताया कि पतंजलि में कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मरीज बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, वहां पे कोई नहीं है। उन्होंने ये बताया कि आईपीडी में कुछ नए मरीजों और आचार्य कुलम में प्रवेश लेने के लिए नए छात्र यहाँ पर आए तो थे, लेकिन पतंजलि में उनका कोरोना टेस्ट बाहर ही कर दिया गया, जिसमें से 14 लोग कोरोना संक्रमित निकले थे जिन्हें मुख्य परिसर से बाहर ही रखा गया। उन्हें पतंजलि में अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी गई। आपको बता दें कि बाबा रामदेव जी ने आगे ये बोला कि कोरोना वायरस संक्रमितों के विषय में जो बताया गया है उसके अतिरिक्त सभी दावे अफवाह मात्र हैं। उन्होंने आगे ये बोला कि वे रोजाना सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक स्वास्थ्य और योग से जुड़े लाइव कार्यक्रम करते हैं। आईपीडी पतंजलि आयुर्वेद अस्पताल का एक हिस्सा है जो पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के साथ बना हुआ है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव जी के पतंजलि में 83 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की भ्रामक और झूठी खबरों के सुनते ही कई प्रोपेगेंडाबाज ट्विटर पर जश्न मनाते हुए नजर आए जो आयुर्वेद से और बाबा रामदेव जी से चिढ़ते हैं। आपको बता दें कि वामपंथी और लिबरलों ने न केवल बाबा रामदेव जी को अपितु उनकी हर्बल दवाई कोरोनिल को भी आड़े हाथ लेते हुए जमकर प्रोपेगेंडा फैला दिया। जी हां, वामपंथी और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए प्रसिद्ध चैनल एनडीटीवी के पत्रकार गार्गी रावत ने यह लिखा कि ओ नो, कोरोनिल वगैरह के बाद भी संक्रमित हो गई हैं ये लोग। क्या ये कोरोनिल आपको सही में सुरक्षित नहीं रखती? कांग्रेस के शिवसेना में पहुंची पैराशूट नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बाबा रामदेव जी पर तंज कसते हुए ये बोला, पतंजलि को तुरंत ही कोरोना की दवा के रूप में कोरोनिल को बेचना बंद कर देना चाहिए। ऐसा बोलना था प्रियंका चतुर्वेदी का, जो कि शिवसेना में चली गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानी से बचाने के लिए अब केंद्र की मोदी सरकार ने अभी 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसके तहत मेडिकल ऑक्सीजन, उसके उपकरणों और कोरोना वैक्सीन, जी हां, कोरोना वैक्सीन पर 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को माफ कर दिया है 3 महीने के लिए मोदी सरकार ने। जी हां, केंद्र के इस फैसले से अब इनके दाम कम हो जाएंगे।
यानी कि इसके तहत मेडिकल ऑक्सीजन उपकरणों और कोरोना वैक्सीन के दाम कम हो जाएंगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा बैठक में ये फैसला मोदी जी ने लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने ये जोर दिया है कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत में इस वक्त कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन संकट भारत में पैदा हो चुका है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की बदतर होती स्थिति के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में एक नए सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन तक कर दिया है। जी हां, ऑक्सीजन प्लांट का। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। जी हां, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन पहुँचाने की भी बात बोली है। इस नए ऑक्सीजन प्लांट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बोला कि पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए देश भर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत गुजरात में 11 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए गए। जी हां, 11 नए ऑक्सीजन प्लांट मोदी सरकार ने लगवाए हैं गुजरात में। गुजरात में उत्पादित ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा अन्य राज्यों में भी पहुंचाई जाएगी। बता दें कि देश में इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले भारत में दर्ज हो रही हैं। स्थिति बेकाबू होती जा रही है भारत में। हाहाकार जैसे हालात बन रहे हैं भारत में। अस्पतालों की स्थिति बिगड़ चुकी है। अस्पतालों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर आपके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर आइए। देश के अधिकतर राज्यों में मरीजों के बेड, ऑक्सीजन वेंटिलेटर भी समय पर नहीं मिल पा रहे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई राज्यों की तरफ से ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बोला था कि जल्द ही ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और वायुसेना को भी लगाया जा चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे ये बोला कि ऑक्सीजन की सप्लाई में लगने वाले समय को कम से कम करने के लिए युद्ध स्तर पर हम काम करने लगे हैं। इसके लिए रेलवे और वायुसेना को भी हमने लगा दिया है। इसके अलावा हम लिक्विड ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें भी चला रही हैं और टैंकरों को एयरलिफ्ट वायुसेना कर रही है ताकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टाइम पर पहुंचाई जा सके। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट MGK न्यूज।